अभी एक बड़ी खबर आ रही है खेल की दुनिया से। ओलंपिक आयोजन के लिए भारत ने अपनी दावेदारी पेश की है। सूत्रों के हवाले से ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि 2036 ओलंपिक आयोजन के लिए भारत ने यह दावेदारी पेश की है। भारतीय ओलंपिक संघ ने आईओसी को यह दावेदारी का आवेदन दिया है, यानी 2036 में इस खेल का आयोजन भारत में हो। भारत ने इसकी दावेदारी पेश की है। ओलंपिक के आयोजन के लिए भारत ने यह दावेदारी पेश की। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, 2036 में जो ओलंपिक खेल का आयोजन होगा उसके लिए भारत ने अपनी दावेदारी रखी है और बाकायदा इसके लिए आवेदन आईओसी को दिया गया है। 2036 ओलंपिक आयोजन के लिए भारत की दावेदारी, भारतीय ओलंपिक संघ ने आईओसी को दावेदारी वाला आवेदन भेजा है। तो सूत्रों के हवाले से हमें यह बड़ी जानकारी मिल रही है। 2036 में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होगा उसके लिए यह दावेदारी पेश की गई है। अब आज की एक और बड़ी खबर, बात मदरसा एक्ट की। सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी खबर आई। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने इसे संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताया था। हाईकोर्ट का यह फैसला सही नहीं था, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला गया। सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। सिलेबस के साथ छात्रों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण पहलू, यह बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दी गई। तो बहुत ही अहम फैसला माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, चूंकि हाईकोर्ट में यह जो एक्ट है इसे मान्यता नहीं मिली थी और ऐसे में हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने पलट दिया है, उसे खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था, यह माना है सुप्रीम कोर्ट ने। डिग्री देना असंवैधानिक, लेकिन बाकी एक्ट को संवैधानिक करार दिया गया है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की, हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं था। सरकार शिक्षा को नियमित करने के लिए कानून बना सकती है। सिलेबस के साथ साथ छात्रों का जो स्वास्थ्य है वो भी महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार शिक्षा को नियमित कर कानून बना सकती है, यह बात साफ कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एक ऐसा मुद्दा जिसे लेकर विरोध के सुर भी सुनाई पड़ रहे थे, जमकर राजनीति भी हो रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला इस पर आया है। यूपी के 16,000 से अधिक मदरसों के 17 लाख छात्रों पर इसका असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था। कानून के तहत मानक पूरा करने वाले मदरसे चलते रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ी राहत दी गई है। इन्हें गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को सरकार नियमित कर सकेगी। तो आज का जो ये फैसला है इसके मायने मतलब ही हम आपको बता रहे हैं। मदरसा छात्र आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़ सकेंगे, ये बात भी स्पष्ट की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जो लोग भी इससे जुड़े हुए थे उनका भविष्य एक तरीके से अधर में था। मदरसों में मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में इससे मदद मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है। और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। मदरसा छात्रों को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। इसका असर यह होगा, यूपी सरकार मदरसा एक्ट का समर्थन कर रही है और ऐसे में मदरसों को भी इससे काफी मदद मिलेगी। और जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, जो छात्र वहां पढ़ाई करते हैं, उनके भविष्य को संवारने में भी इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूरगामी असर हो सकता है। यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट की मान्यता मिलने के बाद अब मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने ऐतिहासिक बताया। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मदरसों के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला बड़ा तारीखी और ऐतिहासिक। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतर तरीका स्टेट गवर्नमेंट को सुझाया कि वो निगरानी रखे और उसके तामीराती और मामलात, दीगर तालीमी मामलात को भी दुरुस्त रखे। तो इससे भी मदरसों के हित में है और बच्चों के हित में है कि वहाँ रखरखाव होगा, तालीम पे ज़्यादा मेहनत होगी, बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, मुस्तकबिल उनका रोशन होगा। तो ये ऐतिहासिक फैसला का हम लोग स्वागत करते हैं, पूरा मुस्लिम जगत। ये बहुत अच्छा फैसला है और इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट के मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की जानिब से इसका वेलकम करता हूँ कि मदारिस अरबिया को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार दिया है और जिस तरीके से इसको मदरसों को बंद करने की और मदरसों को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई थी,
लिहाजा मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है और मदारिस अरबिया ने हमें IAS दिए हैं, IPS दिए हैं, PCS दिए हैं, गवर्नर्स दिए हैं। इस मुल्क की आज़ादी में हमारे मदारिस का अहम योगदान है। लिहाजा मैं सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूँ उनके इस बेहतरीन फैसले के लिए। अहमद बिलाल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे, धर्मगुरुओं का क्या कहना ये आप सुन रहे थे। बिलाल, आपके साथ भी कोई मेहमान है क्या? बिल्कुल अखिलेश, देखिए मेरे साथ जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी है। मदनी साहब, उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिखती है। मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो संवैधानिक माना है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी, ये तो हम पहले से कह रहे थे कि ये जो हाई कोर्ट का फैसला था वो तथ्यों के आधार पर नहीं था, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे, और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 दिन पहले इसके ऊपर टिप्पणी की है कि छोटी कोर्टों में जो फैसले होते हैं वो बड़े कई मर्तबा गलत उस पर होते हैं और इंसाफ नहीं मिल पाता है लोगों को। तो हम तो इसको एक अच्छा फैसला समझते हैं कि इंसाफ का हुआ, क्योंकि ये एक और बात समझने की है ये कि ये जो एक्ट बना हुआ है ये सिर्फ मदरसे के लिए नहीं है, इसमें गुरुकुल्स भी शामिल हैं, बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं। तो लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि सबके लिए है, उसमें एक छोटा सा पार्ट मदरसे का भी है। तो इसकी हम वेलकम करना चाहते हैं। लेकिन एक जो फाजिल की डिग्री है या कामिल की डिग्री है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि वो मदरसा नहीं दे पाएगा, यानी 12 तक की पढ़ाई जो है वो वहां पर हो पाएगी। उसकी तफसील जब आएगी, जब पता चलेगा ना कि किन किन चीज़ों में क्या क्या हो रहा है, तो अब उसके ऊपर कोई भी राय हम मजमूई तौर पर अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें ये लगता है कि हाई कोर्ट के फैसले को खारिज किया गया है। अब बाकी बात तो फिर अब देखेंगे क्या होता है। जिन फैक्ट्स पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था मदनी साहब, वो फैसले कैसे देख रहे हैं मदनी साहब आप? यही है तो हम तो उसको कह ही रहे हैं कि वो अच्छा, हाँ, अच्छा, एक मदनी साहब एक चीज ये भी बस जानना चाहेंगे, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऊपर हम आपका कमेंट चाहेंगे। तो देखिए ये हैं मदनी साहब जिन्होंने साफ तौर पे वेलकम किया है, स्वागत किया है उस फैसले का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने। अलग अलग स्कॉलर्स को आप सुन रहे हैं, फिरंगी महली हैं, वो क्या कह रहे हैं उनको भी जरा सुन लीजिए। मौलाना खालिद रशीद साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, सुप्रीम कोर्ट ने जो मदरसे बोर्ड को लेकर के जो फैसला दिया है उस फैसले को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि पिछले दिनों जो ऑर्डर था वो रिजर्व हुआ था, अब आज फैसला आया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के सिलसिले में जजमेंट दिया, हम समझते हैं कि एक हिस्टोरिकल और एक तारीख़ी जजमेंट है, जिसमें कि ये बात कही गई है कि ये मदरसे या ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। और आप सब जानते हैं कि हम लोग अपने इन मदरसों को मुल्क के आर्टिकल 30 के तहत रन करते हैं, और जाहिर सी बात है ये एक्ट उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने बनाया था, तो जो एक्ट हुकूमत ने बनाया उसको किस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता था। बहरहाल हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद लोगों में बड़ी मायूसी पैदा हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोगों ने राहत की सांस ली है। सर, कामिल फाजिल को लेकर के कहा है कि वो यूजीसी एक्ट के अंतर्गत नहीं आता, डिग्री देना असंवैधानिक है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पढ़ाई हो रही है, पूरा कोर्स हो रहा है, पूरा सिलेबस बना हुआ है, तो उसमें कोई ना कोई तो डिग्री दी जाएगी, और ना तो जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो उनका क्या स्टेटस होगा। इस सिलसिले में जो कुछ भी कोर्ट ने कहा है उसको अपनी लीगल टीम स्टडी करेगी और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाएगा। क्या इसके अगेंस्ट भी आप लोग जाएंगे ये बात की, क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो भविष्य है वो सिक्योर्ड रहे और उनका जो शिक्षा तालीम मिल रही है वो कहीं ना कहीं मान्य हो, इसको लेकर के भी? नहीं, यकीनी तौर पर इस पॉइंट को मज़ीद इस पर क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा और ये पढ़ा जाएगा कि स्टडी किया जाएगा कि इस सिलसिले में पूरे जजमेंट में क्या बात कही गई है।
ये ये चीज़ हुई, मतलब ये असंवैधानिक करार करना, ये चीज़ों को फिर कोर्ट ले जाना, इसके पीछे कोई मंशा आप समझते हैं क्या थी इसके पीछे मंशा? क्योंकि 2004 का एक्ट 2024 चल रहा है, 20 सालों तक उसी एक्ट के तहत सब कुछ हुआ है, इसके पीछे मंशा आपको क्या लगता है? जी देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हुकूमत ने ख़ुद ये उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ही एक्ट बनाया था और उसके तहत मदरसे चल रहे हैं और जो सिलेबस ऑलरेडी मदरसा बोर्ड का है उसको फॉलो किया जा रहा है। और फिर आप लोगों के लिए बात भी होनी चाहिए कि इन मदरसों में अराउंड 90% बच्चे वो होते हैं जो बिलो द पावर्टी लाइन आते हैं, उनको उनकी फूडिंग, लॉजिंग और एजुकेशन कम्प्लीटली ये मदरसे फ्री में देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़े पैमाने पे मुल्क में एजुकेशनल प्रमोशन के तहत ये काम किया जा रहा है, तो लिहाजा इसमें किसी किस्म की रुकावटें पैदा नहीं करनी चाहिए। कोई मंशा आपको समझ में आती है क्यों? नहीं, मंशा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग बस ये चाहते हैं कि जो हम लोग का तालीमी सफ़र है उसमें कोई रुकावटें पैदा ना की जाएं, बल्कि उसमें और सहूलियात मुहैया कराई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो मौलाना खालिद रशीद साहब को सुन रहे थे, जो फ़िलहाल इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा। तो यूपी मदरसा एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक ठहराया है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान, उन्होंने इस मामले पर यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। सरकार लोगों को धर्म में बांटना चाहती है, धर्म पर बांटना चाहती है। हम बांटने की नहीं, जोड़ने की राजनीति करते हैं। अतुल जी, एक बात आप लोगों ने भी उठाई थी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा एक्ट लेके आई थी उसको असंवैधानिक बताया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब उसे सही ठहराया, तो इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, धार्मिक मसलों में कई बार सरकारें हस्तक्षेप तब करती हैं जब उनको हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई करानी है। ये पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, केंद्र की हो, ये पूरी की पूरी हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत करने वाली सरकार है। मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ, आप भी हमेशा से देखते इस चीज़ को आए होंगे कि हमेशा सरकार की मंशा ये रहती है कि किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में जनता हिंदू और मुसलमान की चर्चाओं में भटकती रहे। जो जनता के आम मुद्दे हैं, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, आपके स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान लगातार भटकता रहे। इस चीज़ पर यह सरकार काम लगातार जिस चीज़ पर करना चाहिए उस पर नहीं करती और कुछ ना कुछ करके ये चीज़, इस तरह की चीज़ें लाना चाहती है जिससे जातीय और धार्मिक द्वेष फैलता रहे। लेकिन जिस तरीके से पोस्टर लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बटोगे तो कटोगे और तमाम तरीके के पोस्टर नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में जो पोस्टर वार चल रहा है उसको लेकर क्या कहें? आप ये बता दीजिए, बंटने का मतलब क्या है? बंटना हमारे संस्कारों में शब्द अच्छा नहीं है। अगर किसी घर में बंटवारा हो जाता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। ये मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं, फिर इसी मसले पर उनसे हम बातचीत करेंगे। मौलाना साजिद रशीदी आपको दिख रहे हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। हमारे साथ संगीत रागी जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और रशीदी साहब, पहले आपकी एक प्रतिक्रिया इसी पर मैं चाहूंगा, अगर आप वो सुन पाए हो बयान समाजवादी पार्टी के विधायक का, अभी हमारे चैनल पर वो अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने तो इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए, बांटने वाला फैसला कह रहे हैं इसे। देखिए, समाजवादी पार्टी इस फैसले को कैसे लेती है, मैं समाजवादी का प्रवक्ता तो होने के उस पर प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन मैं अपने तौर पर और जितने भी मुस्लिम स्कॉलर हैं सबको आपने सुना है, सबने यही कहा है कि ये ऐतिहासिक फैसला है, अच्छा फैसला है। और ये खास तौर से उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो धर्म के नाम पर, मदरसों के नाम पर कहीं ना कहीं इस्लाम को, मुसलमान को टारगेट करने का काम करते हैं। जो लोग कहते हैं आतंकवाद के अड्डे हैं, जो लोग कहते हैं इसमें आतंकवाद की पढ़ाई होती है, जो कहते थे कि हमने 600 मदरसे बंद कर दिए, हम और भी बंद करेंगे, तो ये उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं करारा तमाचा है कि भाई आपने जो एक्ट बनाया, यानी सरकार ने जो एक्ट बनाया उसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता। ये अवैध नहीं है, ये वैध है, इसको समझने की जरूरत है। तो ये एक्ट सही है बिल्कुल पूरी तरीके से, आप मानते हैं ना? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई इसमें गलत क्या है? देखिए, मदरसा जो गवर्नमेंट के अंडर चलता है और गवर्नमेंट जिसको पैसा देकर उस मदरसे को रन कर रही है, तो गवर्नमेंट को ये भी इख्तियार है कि उसमें सिलेबस क्या हो, गवर्नमेंट को ये भी इख्तियार है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हो, गवर्नमेंट को ये भी इख्तियार है कि उसमें
गवर्नमेंट अगर ये सब तय करे इसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है अगर सरकार नजर रखे तो? हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये है कि ये एक्ट, जैसे आपने खालिद रशीद फरंगी मेहंदी को सुना है, ये सिर्फ मदरसों के नाम पर एक्ट नहीं है, ये उन तमाम धार्मिक इंस्टीट्यूशन के लिए एक्ट है जो किसी भी धर्म के नाम पर चल रहे हैं, उन सब के लिए है। ठीक है, मदरसों को तो बदनाम किया जा रहा है मदरसों का नाम पे। संगीत रागी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट का आज का ये फैसला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर जो माइनॉरिटी को अधिकार दिया गया है, खास करके उससे मुस्लिम समाज को फायदा उठाया है और इस आर्टिकल को ही निरस्त किया जाना चाहिए। एक दूसरी बात, मदरसों की शिक्षा सेकुलर शिक्षा नहीं है, यह एक कॉम्युनल नकारात्मक शिक्षा है, मैं ऐसा मानता हूं। अब इसे सुप्रीम कोर्ट सहमत हो ना सहमत हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बहुत अच्छी किया है कि जो फाजिल और कामिल ये जो डिग्रियां दी जाती थी, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका काम किया था ताकि ये लोग जो हैं वो जितने सिविल सर्विसेज परीक्षाएं हैं उसमें भी शामिल होने के योग्य हों, यानी मदरसों से पढ़े हुए ये शिक्षित लोग योग्य हों और वो परीक्षा दे सकते हैं, वो एलिजिबल हो सकते थे, वो उत्तर प्रदेश के सिविल सर्विसेज में परीक्षा दे सकते थे, वो आगे एमए के लिए जा सकते थे, या ग्रेजुएशन की उनके बराबर की जो डिग्री वो सब होती थी, उनको उसने सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और ये कहते हुए निरस्त किया है कि ये डिग्री देने का अधिकार जो है वो यूजीसी का है, और यूजीसी बाकायदा डिग्रियों का लिस्ट जारी करती है कि ये अमुक अमुक डिग्री है। यदि कोई भी यूनिवर्सिटी यदि उस डिग्री के अतिरिक्त कोई डिग्री देती है तो यूजीसी उसे मान्यता नहीं देती है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फादिल और कामिल, ये दो डिग्रियां जो मदरसों के द्वारा दी जा रही थी, ये बहुत स्वागत योग्य है। और मैं मानता हूं कि मदरसे जो हैं एक प्रकार की शिक्षा देते हैं, भारत के हिंदुओं के टैक्स पेयर की पैसा से इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। ये एक कॉम्युनल चीज है, मदरसों की शिक्षा कॉम्युनल है, इसलिए मैं मदरसा एक्ट के पूरी तरीके से खारिज करने के समर्थन में खड़ा हूं। साजिद रशीदी जी, आप सुन रहे हैं, संगीत रागी जी कह रहे हैं कि कम्युनल शिक्षा वहां दी जाती है, इसलिए उसके खिलाफ है ये। देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार सोचने का अधिकार है। जिसमें जितनी बुद्धि है वो इतना सोचता है, सोचे, कहे, बोलने की भी आजादी है, वो बोले, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है इस पर। लेकिन सवाल ये है कि जो सरकारें, जिन सरकारों ने ये एक्ट बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर फैसला दिया, क्या सरकारों में बैठे हुए लोग सारे के सारे उनके पास बुद्धि जाहिल थे? आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई है। हाँ बोलिए। सुने या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनके अंदर इतना दिमाग नहीं है? ये कितनी निराधार बातें हैं। नहीं, वो एक बात और कह रहे हैं कि टैक्स पेयर के पैसे से किसी धर्म का प्रचार क्यों हो। नहीं, देखिए, टैक्स पेयर का पैसा तो दीपावली में भी करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर का पैसा महाकुंभ में भी लगता है, टैक्स पेयर का पैसा प्राण प्रतिष्ठा में भी लगा है। उस पर आपको संगीत रागी जी आपत्ति नहीं है? रशीदी जी जो कह रहे हैं, संगीत रागी जी, उस पर आपको आपत्ति नहीं है? यहां भी तो टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है। इस देश में पता लगाया जाना चाहिए कि मुसलमान कितना टैक्स पे करता है और हिंदू कितना टैक्स पे करता है, और उन टैक्स पेयर से मुसलमानों पर कितना खर्च होता है और हिंदुओं पर कितना खर्च होता है, इसकी भी जानकारी जरूर इकट्ठा की जानी चाहिए कि इस देश में मुसलमान कितना टैक्स पे करता है। एक दूसरी बात, मैं मानता हूं कि इस्लाम की शिक्षा जो है वह एक कॉम्युनल शिक्षा, एक प्रकार की शिक्षा जहां पर यह कहा जा सकता है अल्लाह के अतिरिक्त और किसी की पूजा नहीं की जा सकती है, आराधना नहीं की जा सकती है, वो पूजा के लायक नहीं है। ऐसी शिक्षा जहां पर दी जाती हो, उस शिक्षा वो हिंदुओं के पैसे से, हिंदू टैक्स पेयर के पैसे से नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसे जायज माना है? जब तक आप आर्टिकल 30 को निरस्त नहीं करेंगे,
जिसकी वकालत करता हूं कि वो आर्टिकल 30 खत्म ही किया जाना चाहिए और मुसलमानों को माइनॉरिटी का दर्जा तो बिल्कुल ही नहीं मिलना चाहिए। संगीत रागी जी, आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन पहले दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दूं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी खबर है। चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे शरद पवार। दशकों तक जिनका राजनीति का करियर रहा है, शरद पवार अब चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे। ये अभी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें। चुनावी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं शरद पवार। तो एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शरद पवार, जो कि एनसीपी शरद पवार गुट के मुखिया हैं, वो संन्यास लेंगे चुनावी राजनीति से। ये जानकारी हमें मिल रही है। वो शरद पवार जिनका दशकों का राजनीतिक करियर है, लंबा अनुभव रहा है, कांग्रेस में भी रहे, उसके बाद उन्होंने एनसीपी बनाई। अब एनसीपी दो भागों में विभक्त हो गई है। एक के मुखिया वो खुद हैं, दूसरे उनके भतीजे के पास है दूसरा गुट। और अब शरद पवार चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय राजनीति के एक प्रमुख हस्ताक्षर के तौर पर देखा जाता है शरद पवार को। आइए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। गणेश, क्या पता चल पा रहा है? और जी देखिए, शरद पवार ने साफ संकेत दिए हैं कि पिछले 30 सालों से वो संसद में मौजूद हैं। राज्यसभा में फिलहाल वो सांसद के तौर पर काम करते हैं और 30 साल से बहुत लंबा समय होता है। और कुछ साल पहले उन्होंने साफ कर दिया था कि विधानसभा के चुनाव वो नहीं लड़ेंगे और उन्होंने यही कहा है कि अब नए पीढ़ी को आगे आना चाहिए। कितने साल तक हम करेंगे, जिस बात को लेकर एनसीपी के इसमें टूट पड़ी थी, तो उन्होंने ये साफ कहा है कि चुनावी राजनीति से, या संकेत दिए हैं हम कह सकते हैं कि चुनावी राजनीति से वो संन्यास लेने का विचार कर रहे हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष बने रहेंगे, ये स्पष्ट है, यानी पूरी तरह से राजनीति से संन्यास नहीं, तो चुनावी राजनीति से संन्यास लेने की एक तरह से संकेत शरद पवार ने दिए हैं। वो ये कहते हैं कि इलेक्टोरल वोटिंग के जरिए अब नई पीढ़ी ने आना चाहिए, तो उनको कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी प्रमुख बने रहेंगे, इस बात पर अभी होता है वो अभी भी बरकरार हैं। और पार्टी की जो गतिविधियां हैं, पार्टी के जो काम है, उस पर भी उनकी नजर बनी रहेगी। उस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है, तो हम यही मान के चल सकते हैं कि वो चुनावी राजनीति से संन्यास, मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वो नहीं करेंगे आने वाले दिनों में, चुनावी राजनीति में नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करते रहेंगे, इस तरीके के संकेत हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले अभी की बहुत बड़ी खबर, चुनावी राजनीति से संन्यास लेंगे शरद पवार, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। मैंने 14 चुनाव लड़े हैं, ये बात भी कही शरद पवार ने। यानी चुनावी राजनीति से वो संन्यास लेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से खुद को अलग कर लेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव से पहले अभी की ये बहुत बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट। भारतीय राजनीति के दिग्गज शरद पवार, जो कई दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं, अलग अलग भूमिकाएं सरकार में निभा चुके हैं, अब वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। गणेश ठाकुर मेरे साथ जुड़ गए, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। गणेश, क्या कुछ कहा शरद पवार ने, जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, शरद पवार ने अपने भाषण में ये कहा कि पिछले 30-35 साल से मैं चुनाव लड़ते आया हूं और मैंने पहले ये निर्णय ले लिया था कि मैं अब विधानसभा में नहीं जाऊंगा, और उसके बाद मैंने ये अपनी जिम्मेदारी, सारी विधानसभा महाराष्ट्र की जिम्मेदारी अजीत पवार को दे दी। अब आगे 30 वर्षों की जवाबदारी नए नेतृत्व को देनी चाहिए। पिछले 30 सालों से जिन पर जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने तमाम कोशिशें की कि ये सारे प्रश्न जनता के वो सुलझा पाए, उनकी दिक्कतें दूर पाए। और कई जगहों पर ऐसा हुआ कि जो कई सालों से इलेक्टोरल वोटिंग पॉलिटिक्स करके आ रहे हैं, चुन के आ रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से काम नहीं होता, वो काम नहीं करते, तो ऐसे में उनका रिप्लेसमेंट एक ऐसी पीढ़ी होनी चाहिए जो राजनीति को बहुत गंभीरता से ले और जनता के प्रश्नों को गंभीरता से ले। इसीलिए ऐसी पीढ़ी को आना जरूरी है। वो तभी आ पाएगी जब पुराने लोग यहाँ से हटेंगे। और उनका ये भी कहना था कि उनके पास 1.5 साल का राज्यसभा का कार्यकाल बचा है, अब उसके बाद वापस वो राज्यसभा आना चाहेंगे। उन मराठी में वो कह रहे हैं कि वो अभी मैंने निर्णय नहीं लिया है और कितने साल ये आगे चुनाव लड़ते जाएंगे,
तो ये जनता का प्यार है जो मुझे यहाँ तक ले आया है, चुन के दिया है। लेकिन अब नई पीढ़ी को आना चाहिए, तो चुनावी राजनीति यानी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो नहीं करना चाहते, इससे साफ संकेत मिलता है। लेकिन पार्टी में उनकी जो भूमिका है, पार्टी की जो वो एक डोर है जिससे तमाम पार्टी के नेता जुड़ते हैं, पार्टी चलती है, तो वो डोर बने रहेंगे, कायम रहेंगे, ऐसा इससे संकेत मिलता है। क्योंकि उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं पार्टी की जिम्मेदारी कहीं देना चाहता हूँ। वो अजीत पवार का उल्लेख करते हैं कि जब मैं दिल्ली गया तो मैंने राजनीतिक बागडोर अजीत पवार को दी। अब दिल्ली नहीं रहने की बात, 1.5 साल बाद वो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, उस बारे में बात। चलिए नजर बनाई कर रखिएगा इस पर गणेश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं सुनील राउत। उनके बयान पर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में अब घमासान बहुत तेज है। बयान को लेकर शाइना एनसी ने सुनील राउत के खिलाफ हमला बोला है। आपको बता दें कि शाइना एनसी ने कहा कि उद्धव सेना लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है। असंवेदनशील टिप्पणी के खिलाफ महिलाओं के जागने का समय आ गया है। महाराष्ट्र की महिलाएं 20 नवंबर को इसका जवाब देंगी। सुनील राउत ने शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत के भाई हैं और आपको बता दें कि मुंब्रा देवी सीट से उम्मीदवार भी हैं वो। महिला शक्ति का रूप है और ये उबाटा सेना हमारा अपमान लगातार करते जा रहे हैं। महिला को बकरी बुलाना, मुझे लगता है ये ना सिर्फ निंदाजनक है, महाराष्ट्र की हर एक महिला उठ के मुंह तोड़ जवाब देगी। एक तरफ माल, एक तरफ बकरी, कहाँ से निकल रही है ये मनस्थिति और मानसिकता। और कांग्रेस पार्टी जिनका अलायंस है, कांग्रेस में चुप्पी। एक तरफ प्रियंका गांधी बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ लड़ रहे हैं, बल्कि आप हमें ख़त्म करने पे उतरे हैं। लेकिन हम ख़त्म नहीं होंगे, हम कोई बकरी या माल नहीं है, हम देश की बेटी है, देश की बहन। और यहाँ तक मैं कहूँगी कि मुंबई और महाराष्ट्र मुंह तोड़ जवाब देगी इस महाविनाश अघाड़ी को। तो महाविनाश अघाड़ी कह रही हैं शाइना एनसी। उन्होंने कहा कि उद्धव सेना लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है। शाइना एनसी सुनील राउत के उस बयान से भड़की हैं जिसमें उन्होंने विक्रोली विधानसभा सीट से शिंदे गुट की उम्मीदवार सुवर्णा करंजे के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सुवर्णा एक बलि का बकरा है और 20 तारीख को उनका वध किया जाना चाहिए। हालांकि सुवर्णा की शिकायत के बाद सुनील राउत के खिलाफ विक्रोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। आपको एक बार सुनील राउत का वो बयान सुनवाते हैं। अभी किसी को बकरा बना नहीं था तो उसको बकरी को मेरे गले में डाल दिया। अभी 20 तारीख को काटेंगे बकरी को। अभी किसी को बकरा बना नहीं था तो उसको बकरी को मेरे गले में डाल दिया। अभी 20 तारीख को काटेंगे बकरी को। आइए सीधे मैं आपको मुंबई ले चलता हूं। वैभव पर अब हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव, जिस तरीके से शाइना एनसी हमला कर रही हैं, उन्होंने कहा उद्धव सेना लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है, कभी माल कभी बकरी। क्या आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? जी बिल्कुल, देखा गया तो महाराष्ट्र में जिस प्रकार की राजनीति चल रही है उसमें मुंबई पूरी तरह से हाईलाइट होते हुए नजर आ रहा है। कभी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की चुनाव क्षेत्र हो, शाइना एनसी के खिलाफ अरविंद सावंत ने दिया हुआ बयान हो, या फिर अभी संजय राउत के भाई सुनील राउत ने दिया हुआ बयान हो। महिलाओं के प्रति जिस प्रकार की भाषा मुंबई में चल रही है, पूरी देश की नजर मुंबई में पड़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए मुंबई के भाजपा अध्यक्ष, उनसे बातचीत करके जान लेंगे। आशीष शेलार जी, शेलार साहब, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी अरविंद सावंत की टिप्पणी आती है, कभी सुनील राउत का जिस प्रकार का वीडियो आता है, किस प्रकार देखते हैं पूरा मुंबई इस प्रकार के बदनाम हो रहा है? आपको नहीं लगता? ये कानून अपना काम करेगा और कानून तोड़ना किसी ने भी नहीं चाहिए, इतना मैं कहूँगा। पर जिस प्रकार की भाषा यहाँ पे हो रही है, राजनीति माहौल गर्म हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना कितना ये मुंबई के लिए शर्मनाक है? कानून अपना काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। संजय राउत के भाई है सुनील राउत, वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। जिस प्रकार की संजय राउत की भाषा होती है, अब सुनील राउत की भी भाषा वही होती जा रही है।
देखिए, मैं इसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। कानून अपना काम करे, ये मेरी भावना है। ये है आशीष शेलार जी, इन्होंने कहा कि कानून के प्रति मैं आदर करता हूं और कानून अपना काम करेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे जरूर साफ तौर पर नजर आ रही है कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ये प्रचार है वो रंगतदार हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप की जो सीमा है वो पूरी तरह से यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है वो पार कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं। अब देखा गया तो दूसरी तरफ देखा गया तो मुंबई में जिस प्रकार के कैंडिडेट्स है, अब एकनाथ शिंदे वर्सेस राज ठाकरे, ये पूरा नया मामला सामने आ रहा है। दूसरी तरफ शिवसेना वर्सेस यूबीटी, इनका मामला सामने आ रहा है। भाजपा और दूसरी तरफ कांग्रेस, ये पूरा राजनीतिक माहौल है अखिलेश, मुंबई में गर्म हो रहा है और सियासी ये है वो गर्म होती जा रही है। अखिलेश जी ठीक है, मैं आता हूं वैभव, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। भाई सुनील राउत के खिलाफ एफआईआर पर संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि चुनाव के दौरान हमारे खिलाफ फर्जी मामले दर्ज किए जाएंगे, फिर हमें जेल भेजा जाएगा। हम इन सब से डरते नहीं, 23 नवंबर के बाद इनका पूरा हिसाब चुकता कर देंगे। तो संजय राउत जो उनका अंदाज है वो बिल्कुल उसी तरीके से अपनी बात रखते हुए, तो होने दो ना, मामला ही दर्ज हुआ है ना, झूठे मुकदमे इस चुनाव में हमारे ऊपर हो गए, हमको जेल में डाला जाएगा फिर एक बार। हम डरते नहीं है, हम 23 तारीख के बाद हिसाब कर देंगे उनका सबका पूरा। तो आपने सुना संजय राउत का वही चिरपरिचित अंदाज, जिस तरीके से वो बोलते हैं उसी तरीके से अपनी बात रख रहे थे और कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सबका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि महिलाओं के सम्मान का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, जो उद्धव ठाकरे के लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अभी भी महायुति और एमवीए के कई बागी मैदान में हैं। कुछ सीटों पर बागी उम्मीदवार अभी भी कायम हैं। कुछ बागियों ने नाम वापस लिया, लेकिन अभी भी कई मैदान में डटे हुए हैं। तो सवाल यही कि क्या ये बागी खेल बिगाड़ने वाले हैं अपने अपने खेमे में? अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। अभी भी कई बागी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, चाहे वो महायुति के हों, एमवीए के हों, दोनों तरफ से अभी भी कुछ सीटों पर बागी कैंडिडेट हैं। पहले मान मनोबल की कोशिश की गई, लेकिन कई कैंडिडेट अभी भी नहीं माने हैं, अभी भी चुनावी रण में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे में अब दिक्कत हो सकती है। जिस भी गठबंधन के ये बागी हैं, उनके वोट काटेंगे, उनको नुकसान हो सकता है। महायुति में सीट बंटवारे की बात की जाए तो देखिए, कुछ ऐलान जो हुए वो हम आपके सामने पूरी जानकारी रख रहे हैं। बीजेपी 148 सीट, शिवसेना शिंदे गुट 83 सीट, एनसीपी अजित पवार गुट 54 सीट और एनडीए के साथियों के लिए 6 सीटें छोड़ी गई हैं। 4 सीटों पर जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक फ्रेंडली फाइट है। कुल 288 सीटें। एमवीए में सीट बंटवारा का जो फॉर्मूला है वो भी हमने आपको बताया। लेकिन जो बागियों वाली खबर है उसके बारे में आपको बता दें कि अभी भी दोनों खेमों से कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो पार्टी की सहमति के बिना अभी भी चुनावी मैदान में हैं। ये एमवीए खेमे की बात कर रहे हैं हम आपके सामने। अब मेरे साथ वैभव परब जुड़े हुए लगातार। वैभव, कौन कौन से वो बड़े चेहरे, बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो बागी अभी भी मैदान में हैं? अखिलेश, कल की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने को याद है तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और कहा था कि हम जो बागी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये कार्रवाई अभी तक 24 घंटे होने के बाद भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब है साफ तौर पर कांग्रेस और यूबीटी के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में देखा गया तो सांगली सीट पर विशाल पाटिल कांग्रेस को सीट ना छोड़ने की वजह से वो निर्दलीय खड़े रहे थे और वहां पे चंद्रहार पाटिल जो यूबीटी के थे वो इन दोनों के बीच में सामना हुआ था। तो सेम वही फॉर्मूला है वो इस बार विधानसभा के चुनाव में दिखाई दे रहा है। कम से कम 39 लोगों ने यहाँ पे बागियों ने अपना नामांकन पीछे लिया, लेकिन अभी भी 28 बागी है वो इस मैदान में है। उसमें एकनाथ शिंदे की भी है। रोक रहा हूं बीच में, अभी एक बड़ी खबर आ गई है। आईपीएस संजय वर्मा महाराष्ट्र के नए डीजीपी होंगे। रश्मि शुक्ला की जगह लेंगे आईपीएस संजय वर्मा। आपको बता दें कि कल रश्मि शुक्ला को डीजीपी के पद से हटाया गया था। ईसी को जो शिकायत मिली थी उसके बाद यह कार्रवाई की गई थी। और अभी की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें कि महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अब होने वाले हैं संजय वर्मा। तो महाराष्ट्र पुलिस के मुखिया होंगे अब संजय वर्मा।
ये अभी अभी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रश्मि शुक्ला की जगह लेंगे संजय वर्मा। रश्मि शुक्ला पर दरअसल विपक्ष की पार्टियों की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए थे कि सरकार में बैठे लोगों की वो मदद कर रही है, और ऐसे में शिकायत की गई थी चुनाव आयोग से भी। फिर कार्रवाई की गई, आदेश दिया गया कि रश्मि शुक्ला को हटाया जाए। हमारे साथ सूरज ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सूरज, ये संजय वर्मा जो अब नए महाराष्ट्र के डीजीपी बनने जा रहे हैं, उनको लेकर और कुछ पता चल पा रहा है? क्या जानकारी और मिल पा रही है? देखिए, जैसे कि रश्मि शुक्ला के खिलाफ कई शिकायतें की जा रही थी महाविकास आघाड़ी की तरफ से, जिसके बाद से उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया। अब अगर बात की जाए तो जो 3 नाम भेजे गए थे, इन 3 नाम में से संजय वर्मा के नाम पर मुहर लगाई जा चुकी है। अब संजय वर्मा महाराष्ट्र के नए डीजीपी होंगे। आपको बता दें कि काफी वरिष्ठ अधिकारी संजय वर्मा हैं, और संजय वर्मा पर फिलहाल किसी भी तरह का, किसी भी पार्टी का किसी भी तरह का स्टैंप नहीं है, न ही उन पर किसी तरह के आरोप है। झारखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक रहिए, नेक रहिए। जब बटे हैं तब निर्ममता से कटे हैं, ये बात कही योगी आदित्यनाथ ने। तो जाति के नाम पर मत बंटिए, ये अपील उन्होंने की है। वो हिंदुओं को जाति में बांटेंगे, ये समय बंटने का नहीं है। एक रहिए, नेक रहिए, ये नारा योगी आदित्यनाथ का सुनिए। बांटिए मत जातियों में, बांटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। एक रहिए, नेक रहिए, योगी आदित्यनाथ ने यह नारा वहां पर बुलंद किया। अब अगली खबर, वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की बैठक में लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। अभी एक बड़ी खबर यह आ रही है कि विपक्षी पार्टियों के सदस्य जेपीसी बैठक से बाहर निकल गए हैं। वो लोकसभा स्पीकर से कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल की शिकायत करने जा रहे हैं। विपक्षी सांसद जगदंबिका पाल के व्यवहार की शिकायत करेंगे। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक से ये तमाम जो सांसद हैं वो निकल गए हैं। उनका यह कहना है कि जगदंबिका पाल के व्यवहार की शिकायत हम करने वाले हैं। लोकसभा स्पीकर से वो मिलेंगे कमेटी के सदस्य, और चेयरमैन जो हैं इस कमेटी के जगदंबिका पाल, उनकी शिकायत करेंगे। विपक्षी सांसद ये देखिए जब निकल रहे थे इस बैठक से, उस दौरान की तस्वीर भी आपके सामने है। तो जो बात होगी वो स्पीकर महोदय से कहेंगे। क्या वजह है कि मुझे स्पीकर से मिलना पड़ रहा है? अरे जो वजह है वो मीडिया में नहीं बता सकते, वो स्पीकर साहब से बता सकते हैं। अरे आप लोग भी तो लिख दिया है सब न्यूज़पेपर में, क्या है नहीं है हम लोग भी नहीं जानते। You are very clever nowadays. You want to intrude in the cell phone and got it everything. नीरज पांडे इस वक्त मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या पता चल पा रहा है और जगदंबिका पाल की क्यों शिकायत करने वाले हैं ये? देखिए, विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं, जेपीसी के सदस्य जो हैं, उनको उन्होंने कई बार शिकायत की कि जो चेयरमैन है जगदंबिका पाल, उनका व्यवहार इनके प्रति ठीक नहीं, विपक्षी सांसदों के प्रति ठीक नहीं। इसी बात को लेकर आज विपक्ष के सारे सांसद अभी थोड़ी देर पहले ही जेपीसी की बैठक से बाहर निकले, और 1:30 बजे का वक्त था जब लोकसभा स्पीकर से उन्होंने समय मांगा हुआ था। और अभी फिलहाल जब हम आप बात कर रहे हैं तो इस समय लोकसभा स्पीकर के कमरे में विपक्षी सांसदों की बैठक चल रही है, और वो शिकायत करने पहुंचे हैं। और सिर्फ उन सब विपक्षी सांसदों का आरोप है कि जेपीसी की बैठक में सब विपक्ष के सांसदों के साथ चेयरमैन का व्यवहार सही नहीं है, उनकी बात सुनी नहीं जा रही, और यही कारण है वो सारे सांसद लोकसभा स्पीकर से जगदंबिका पाल। लेकिन नीरज, ये दरअसल आज की बात नहीं है, लंबे वक्त से हम लोग देख रहे हैं जब भी जेपीसी की इस पर बैठक होती है, वक्फ बोर्ड को लेकर जो बैठकें चल रही हैं, कुछ ना कुछ गतिरोध की स्थिति इसी तरीके से सामने आ जा रही है। देखिए, क्या है, सत्ता पक्ष लगातार वक्फ बिल पर
सपोर्ट में है और विपक्ष के सभी सांसद वक्फ बिल के खिलाफ हैं। इस बात को लेकर जब भी जेपीसी की बैठक में कोई रिप्रेजेंटेशन आता है और उस समय जब वक्फ बिल के समर्थन वाली कोई बात होती है तो विपक्ष उसका अपोज करता है, और जब कोई बिल के खिलाफ आता है तो सत्ता पक्ष के लोग उसका अपोज करते हैं। इस बात को लेकर कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष सांसद आपस में भिड़ जाते हैं। और बिल्कुल, और मैं रोक रहा हूं आपको नीरज, एक बड़ी खबर आ गई है। दिल्ली में बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक होगी। दिल्ली चुनाव की तैयारियों पर यह बैठक, सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट हम आपको दे दें तो दिल्ली में भी चुनावी सरगर्मी अब देखिए किस तरीके से तेज है। दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होनी है चुनाव की तैयारियों पर। इस बारे में क्या पता चल पा रहा है नीरज? अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली भाजपा की तैयारियों को लेकर, दिल्ली में चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बैठक आज शाम को 5 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होनी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे और कई केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत हर्ष मल्होत्रा और तमाम नेता जो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के रूप में हैं और दिल्ली में आज मौजूद हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और माना ये जा रहा है कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली में डेवलपमेंट और तमाम ऐसे विषय हैं, दिल्ली चुनाव में मुद्दे क्या हो सकते हैं, केंद्र सरकार के कामकाज क्या हैं, इन सब बातों की समीक्षा करके एक बड़ी तैयारियों को लेकर बैठक होगी। यह बैठक माना जा रहा है कि चुनाव के पहले भाजपा की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पांडे इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।